इतिहास के साथ साथ भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कब कब भाषा को लेकर के विवाद हुए उसकी कुछ तथ्यात्मक जानकारी रखता हूं। मेरे प्यारे साथियों, भारत के साथ में एक बहुत बड़ी आयरनी यह है कि हमारे देश को जहां राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय भावना बांधे रखी है, लेकिन आज तक हमारे देश में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। देश में नेशनल लैंग्वेज का अभाव है। बहुत से राजनेताओं ने चाहा कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिला दिया जाए, लेकिन दक्षिण भारत में रहने वाले लोग जिनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज जैसे तमिलनाडु में तमिल, केरला में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, कन्नड़ है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि उन पर हिंदी जबरदस्त रूप से थोपी जा रही है। इसी कारण से देश की आजादी के बाद से कोई एक भाषा राष्ट्रभाषा का रूप नहीं ले पाई। तो फिर भारत में चलता क्या है? तो भारत में केवल ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है और ऑफिशियल लैंग्वेज भारत में हिंदी और अंग्रेजी है। यानी भारत में देश की आजादी के बाद जहां राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय एनिमल सब है, वहीं देश में एक राष्ट्रीय भाषा का अभाव है। यह राष्ट्रीय भाषा का अभाव की कहानी बहुत पुरानी है। यह कहानी कहां से निकल कर आती है? कहानी तमिलनाडु से ही आती है। असल में तमिलनाडु के अंदर हिंदी विरोध की कहानी आजादी से पुरानी है। असल में कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 1916 से, जिस समय आजादी से पहले रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया। आकाशवाणी जो कि एक हिंदी का शब्द है, इस पर तमिल लोगों ने विरोध जताया और 1916 के अंदर मरियामलाई अडिगल नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने स्वतंत्र तमिल आंदोलन चला दिया, जिसके चलते दो युवा मद्रास रेडियो स्टेशन नाम के साथ आकाशवाणी जारी जोड़े जाने के विरोध में अनशन पर बैठ गए थे। बाद में 1967 में डीएमके ने सत्ता में आते ही तमिलनाडु रेडियो स्टेशन का नाम बदलकर तमिल वनोली कर दिया। यानी हिंदी के प्रति जो इन क्षेत्रों के अंदर प्रतिकार का भाव है, उसके चलते जो ऐतिहासिक जानकारी मिलती है वो 1916 से है। ब्रिटिश राज में 1937 में जब स्थानीय कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में हिंदी शिक्षा अनिवार्य की, तो यहां पर हिंदी का विरोध का सिलसिला तेजी से बढ़ा। कहा जाता है कि देश में जिस प्रकार से हिंदी को कांग्रेस यहां पर लागू कराना चाह रही थी, तो भारत को एक सूत्र में पिरोने के प्रयास को पेरियार ने झटका दे दिया। पेरियार जस्टिस पार्टी के नेता हुआ करते थे और उन्होंने जस्टिस पार्टी के नेता होने के नाते अपने आंदोलन में तमिल भाषा को समृद्ध इतिहास, परंपरा और साहित्य को बचाने के लिए हिंदी का विरोध शुरू किया और यह विरोध 1940 तक चलता रहा। 1940 में गवर्नर एस किरण ने स्कूली भाषा में हिंदी भाषा की अनिवार्यता को हटा दिया। यानी 1937 में स्थानीय कांग्रेस के द्वारा किया गया प्रयास जस्टिस पार्टी के पेरियार के आंदोलन तले दब गया और इसके चलते 1940 में यहां से हिंदी भाषा को हटा दिया। ये पेरियार कौन है? इनके बारे में भी काफी सारी ऐतिहासिक जानकारी है, लेकिन केवल आप एक लाइन में अगर जाने तो इन्हें एशिया के सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं ये जितने हिंदी विरोधी थे, ये उतने ही ब्राह्मणवाद विरोधी थे। ब्राह्मणवाद विरोधी होने के नाते इन्होंने दलितों के आरक्षण की मांग की थी। इवन ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने द्रविड़ के लिए द्रविड़स्तान की मांग की थी, यानी भारत से एक अन्य स्थान की मांग की थी। पेरियार की कहानी कभी और कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम थोड़ा इसी आंदोलन के कुछ और आपको पहलू बताते हैं। वर्ष 1946 से 50 के बीच में फिर से हिंदी विरोधी आंदोलन का दूसरा दौर शुरू हुआ। 46 से 50 के दौरान सरकार ने स्कूलों में फिर से हिंदी लाने की कोशिश की। एक समझौते के तहत हिंदी को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने का फैसला किया गया। 1953 में डीएमके ने कल्लूकुड़ी का नाम बदल करके डालमियापुरम कर दिया। डालमिया जो कि एक उद्योगपति थे, रामकृष्ण डालमिया, उनके नाम पर किया गया था। इसे वहां की सरकार ने उत्तर द्वारा दक्षिण के शोषण के रूप में रिकॉग्नाइज किया। 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने संसद को भरोसा दिलाया कि गैर हिंदी भाषी राज्य फैसला ले सकते हैं कि अंग्रेजी कब तक उनकी आधिकारिक भाषा रहेगी। अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही देश की प्रशासनिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेंगी। असल में जो नेहरू के द्वारा यह जो वादा दिया गया था, यह आधारित था मुंशी आयंगर फॉर्मूला के ऊपर। असल में संविधान सभा के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक ही भाषा चाहते थे, जिसका नाम था हिंदी। लेकिन देश में जब हिंदी भाषा को लेकर संसद में बहस होना शुरू हुई, तो दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो सांसद थे, उन्होंने इसका विरोध शुरू किया। वो वन लैंग्वेज वन स्क्रिप्ट की बात करने वाले लोगों का विरोध करने लगे। इसके चलते संविधान सभा ने मुंशी आयंगर फॉर्मूला दिया। मुंशी आयंगर फॉर्मूला एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें यह कहा गया कि आने वाले समय में जब तक हिंदी को लेकर स्वीकार्यता नहीं बन जाती, तब तक भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं होगी। ऑफिशियल भाषा के रूप में हिंदी और इंग्लिश चलती रहेंगी। शुरुआती 15 साल तक इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में चलती रहेगी। अकॉर्डिंग टू मुंशी आयंगर फॉर्मूला, इंग्लिश वाज टू कंटिन्यू एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया along with Hindi for a period of 15 years, but the limit can be changed and power of extension was given to the parliament. Munshi and Iyengar represented pro-Hindi and
इंग्लिश ब्लॉक रेस्पेक्टिवली। मुंशी जहां प्रो हिंदी थे, वहीं पर आयंगर प्रो इंग्लिश थे। दोनों की वजह से एक फॉर्मूला पैदा हुआ और हिंदी को देवनागरी के साथ में यहां पर स्वीकार किया गया। भारत की अनुसूची में 8वीं अनुसूची जोड़ी गई और 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाओं का जोड़ना शुरू हुआ। 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जब पारित किया गया तो अन्ना दुरई की अगुवाई में डीएमके के द्वारा आंदोलन शुरू कर दिया गया, जिसके चलते अंग्रेजी, तमिल और हिंदी का फॉर्मूला पेश किया गया, यानी 3 भाषा का फॉर्मूला पेश किया गया। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा अगेन एक बार राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया कि नहीं, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और यही एकमात्र हिंदी होगी जो राजभाषा का रूप लेगी। लेकिन तमिलनाडु में फिर से एक हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, जिसके चलते मदुरई में स्टूडेंट और कांग्रेस कैडर के बीच में तगड़ा संघर्ष हुआ। कांग्रेस सरकार ने विरोध को केवल व्यवस्था का विरोध माना, लेकिन इस विरोध में लगभग 70 लोगों की जान चली गई, ऐसा ऑफिशियल डेटा है। हिंदी के खिलाफ आंदोलनों में लोगों ने आत्महत्या करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप लाल बहादुर शास्त्री को इस विरोध के चलते ऑल इंडिया रेडियो पर आकर के 4 बड़े वादे करने पड़े और वादों में पहला वादा था कि हर राज्य को स्वतंत्रता होगी कि वे अपनी इच्छा की भाषा को अपनी कार्य की भाषा के रूप में जारी रख सकेंगे। 2 राज्यों के बीच होने वाले संचार अंग्रेजी में होंगे और अंग्रेजी अनुवादित होंगे। गैर हिंदी राज्य केंद्र से अंग्रेजी संवाद करेंगे और गैर हिंदी राज्यों की सहमति से इसे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। बिना सहमति के कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय स्तर पर अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। इस आश्वासन के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि तमिल क्षेत्र के अंदर जो हिंदी विरोध है, इसकी कहानी आजादी से पहले की है, जो समय समय पर तूल पकड़ती रहती है। वर्ष 2004 में कुछ भाषाओं को 8वें शेड्यूल में जोड़कर 22 क्षेत्रीय भाषाओं को इसके अंदर शामिल कर लिया गया। फिलहाल भोजपुरी राजस्थानी भाषा को 8वें शेड्यूल में शामिल करने की मांग चल रही है। कहने का कुल जमा बात यह है कि कुल मिलाकर के सरकारों का प्रयास तो हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने का लगातार रहा है, लेकिन दक्षिण राज्यों के अंदर बढ़ते विरोध के कारण इस पर कभी भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो सकी। हालांकि पूरे देश के अंदर हिंदी बोलने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2011 के आंकड़े 43% लोग ऐसे हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के अंदर जो ये मानते हैं कि हिंदी को मातृभाषा माना जाए। यह संख्या लगातार 37 से बढ़कर 43% तक पहुंच चुकी है। मलयालम को मांगने वाले लोगों की संख्या में घटावट हो रही है, लेकिन फिर भी विरोध तो विरोध होता है, जिसके चलते हिंदी को अपनी राजभाषा का, राष्ट्रभाषा का, ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा एक और दर्जे के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है।